अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं। यहाँ पे मेंशन्ड है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है इन डिफरेंट पार्ट्स में, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी कैले चैप्टर में करवा चुका हूँ, जिसमें हमने फैक्टराइज करना सीखा है। अगर आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको क्वेश्चन नंबर 4 को समझने में और भी आसानी मिलने वाली है। तो एक तो चीज़ आपको पता है कि फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाते हैं, उसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जितनी भी आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन है, ये तमाम की तमाम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इन तमाम एक्सप्रेशंस में जो भी वेरिएबल आ रहा है उनके ऊपर सबसे बड़ी पावर आपको 2 मेंशन नजर आ रही है। और ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 मौजूद हो, इससे बड़ी कोई और पावर नहीं होनी चाहिए, ऐसी एक्सप्रेशंस को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हम ए पार्ट से। तो ए पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस पर मेंशन्ड है 3n² प्लस 10n प्लस 7। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। उनमें से जो एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड, कभी कभार हम इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, हमने यही फॉलो करना है। इसी की मदद से इनको फैक्टराइज करना सीखना है। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड के कुछ रूल्स हैं, वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताए थे, वो आपको पहले फॉलो करने होंगे, समझने होंगे, उसी की मदद से आप इसको आसानी से फैक्टराइज कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी और उसको आपको फैक्टराइज करना होगा, आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपकी एक्सप्रेशन में वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं, उन टर्म्स में से वो वाली टर्म पहले लिखी होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर मौजूद हो। जैसे आप देखें यहाँ पर वेरिएबल जो है n आ रहा है और n के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 मौजूद है, और ये जो कंप्लीट टर्म है जिसमें ये n² मौजूद है, ये बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई है। इसके बाद आपके पास n की पावर 2 है तो n की पावर 1 होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे जो दूसरी टर्म है इसमें 10 के साथ जो n लिखा हुआ है इसके ऊपर कोई पावर नहीं, यानी पावर 1 है। और बिल्कुल एंड में आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है, इसी को हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। जो बड़ी पावर वाली टर्म है जिसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर है वो स्टार्ट में है, उसके बाद उससे छोटी, और उसके बाद बिल्कुल एंड पे कांस्टेंट। तो अगर आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा होगा, आपने पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखना है कि आपके क्वेश्चन में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। कॉमन नंबर्स के केस में हो सकता है, साइन के लिहाज से हो सकता है, वेरिएबल्स के लिहाज से हो सकता है। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स के अंदर कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है। ना तो 3, 10 और 7 को कोई कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर मौजूद है, और ना ही इन तीनों टर्म्स के अंदर कोई सेम वेरिएबल या लेटर आ रहे हैं जिसको हम कॉमन के तौर पर लिखें। अगर कॉमन आ रहा होता तो हम पहले कॉमन फाइंड आउट कर लेते और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते। तो पहले 2 स्टेप्स हमारे पास हो गए क्लियर। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड और फोर्थ स्टेप है। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपके पहली टर्म में आपके वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा उसको आपने लास्ट लिखे में कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप n² के साथ देखें 3 लिखा हुआ है, ये इसका कोफिशिएंट है, और इस 3 को आपने इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 7 का मतलब पॉजिटिव 7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 × 7, जो कि कितना होता है, वो होता है 21। अब जब ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप में अब आपने क्या करना है, आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये थर्ड स्टेप वाला नंबर यानी 21 आए, और इन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप ऐड कर दें, जो आप इस वाले स्टेप में ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए, इसी स्टेप में जो नंबर ढूंढेंगे वो यहाँ पे भी होने चाहिए, जिनको ऐड करके मिड टर्म आए। मिड टर्म है पॉजिटिव 10n। साइन जरूरी है, साइन का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे n को आप वेरिएबल जो होते हैं या लेटर्स होते हैं इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे, जैसे इनके कोफिशिएंट को देखा करेंगे। तो यानी हमें मिड टर्म में क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव 10। तो अब आप ऐसे 2 नंबर्स ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आता हो, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको 10 भी मिलता हो। और ये बहुत सिंपल है, आप जानते हैं 7 3 टाइम्स कितना होता है,
21। अब 3 7 टाइम्स भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए इन्हीं दो नंबर्स को 7 को 3 को नीचे भी लिख दूं तो 7 + 3 कितना होता है 10। अगर आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसका मतलब आपने मिड टर्म ब्रेक कर ली है, आसानी से आपको वो नंबर्स मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो फर्स्ट टर्म है इसको लिखना है यहाँ पे 3n² और यहाँ से ये वाले स्टेप से आपने सारे नंबर्स को लिखना है। तो ये +7 है तो आप लिखेंगे +7, इसके साथ वही वेरिएबल यूज़ करिएगा जो मिड टर्म के साथ आ रहा है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, जो वेरिएबल यहाँ पर होगा वही मिड टर्म्स वाले दोनों नंबर्स के साथ होगा। तो देखें ये यहाँ पे आ गया n और आगे +3 था तो आप लिख देंगे +3 और इसके साथ भी वही वेरिएबल जो मिड टर्म के साथ था यानी n, आगे प्लस का साइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 7। अब देखिए हमने 10 को बेसिकली ब्रेक कर लिया है 7 में और 3 में, और आप 7 + 3 करें तो देखिए 10 भी आपको मिल रहा होना चाहिए और +7 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 21 भी मिल रहा होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप में बताया था। ये चीज़ें आपने बाद में भी वेरीफाई कर लेनी है। अब आप जब ये सारी चीज़ लिख चुके हैं अब आपने पेयर वाइज कॉमन निकालना है, इन दो टर्म्स में कॉमन और इन दो टर्म्स में कॉमन। अब आप इन टर्म में, इन पहली दो टर्म में देखिए 3 और 7 हमारे पास यहाँ पे नंबर्स के तौर पे मौजूद हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं जो 3 और 7 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, इसका मतलब 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं है। लेकिन n² और n में कॉमन है। जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स इस तरीके से आ रहे हों, आपके टर्म्स में मौजूद हो, अगर उनकी पार्ट्स डिफरेंट है तो जो सबसे छोटी पार्ट वाले आपके पास वेरिएबल होगा उसी को आपने कॉमन के तौर पे लिखना है। अगर सेम पार्ट्स हैं तो किसी को भी आप लिख सकते हैं। इधर n² है, इधर n की पावर 1 है, तो छोटी पावर n⁻1 वाला है, ये वाली टर्म बनती है, इसमें वेरिएबल n के ऊपर छोटी पावर है, इसको आप बाहर कॉमन के तौर पे लिख देंगे। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट क्लोज। अब इस कॉमन के अलावा हर टर्म में से जो चीज़ बच गई उसको अंदर लिखेंगे। 3 बाहर कॉमन नहीं था, ये वैसे ही आएगा। n² का मतलब था एक तरह के 2n थे, एक बाहर आ चुका है तो एक ही n बचेगा, n⁻1 प्लस का साइन। 7 कॉमन नहीं था, इसको आप लिखेंगे तो n यहाँ पर बाहर सेम टू सेम कॉमन है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर कॉमन है उसको अंदर लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे प्लस का साइन, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी किसी टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं होगा आपने 1 ही कॉमन को तौर पे लिखना है, तो यहाँ पे आ गया 1 कॉमन, आगे ब्रैकेट्स। और जब भी +1 बाहर कॉमन होता है अंदर किसी भी टर्म्स में कोई भी चेंजेस नहीं आती, यानी ये 3n और 7 बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो 3n + 7 वैसे ही आ गया। अगर -1 कॉमन होता तो फिर जाहिर बात है हमें साइन ज़रूर चेंज करने पड़ते हैं। अब आपके पास जो ब्रैकेट्स में सेम एक्सप्रेशन हैं उनको एक दफ़ा लिख लें, यानी 3n + 7 2 दफ़ा आ रहा है, इसको हम एक दफ़ा लिख लें। इसको भी एक तरह का कॉमन निकालना ही कहते हैं कि दोनों में, ये पहली कंप्लीट टर्म और ये दूसरी कंप्लीट टर्म में दोनों में 3n + 7 है तो एक तरह का कॉमन आ गया। इसके अलावा क्या बच जाएगा, एक n और एक ये +1, इसको आप अलग से ब्रैकेट में लिख लें इस तरीके से n+1। तो देखिए आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, इसको दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म बन गई तो इसका मतलब आपने फैक्टराइज किया है। अगर चीज़ें मल्टीप्लाई इस तरह नहीं हो रही आपस में तो इसका मतलब अभी तक आप फैक्टराइज नहीं कर पाए हैं। अब आप इसी आंसर को यूँ भी लिख सकते हैं कि आप इनमें n+1 को अगर पहले लिखना चाहें तो पहले लिख लें और 3n + 7 को बाद में लिखना चाहें तो बाद में लिख लें। ये दोनों ही आंसर्स ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 4p² + 8p + 3। तो अब हमने इधर भी ए पार्ट की तरह करना है, तो मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप देखें सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जो p² है वो पहले लिखा हुआ है, p⁻1 बाद में और एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अलावा इस पर आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप आपने क्या करना है कि जो p² का कॉफिशिएंट है, पहली टर्म में जो वेरिएबल है उसका जो कॉफिशिएंट है उसको लास्ट में लिखे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि +3 है। तो 4 × 3 यानी +3, तो कितना होता है 4 3 टाइम्स, वो होता है 12। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप पे आपने देखना है कि क्या कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर यानी 12 आता हो, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिलती हो जो कि +8p है। p को इग्नोर कर देंगे, जस्ट +8 की बात करेंगे यानी 8 मिलता हो। तो बिल्कुल ऐसा आपके पास है। अगर आप 6 2 टाइम्स करें तो आपको पता है क्या होता है, वो 12 होता है। 6 2 टाइम्स कितना होता है, 12 होता है। और अगर आप 6 में 2 ऐड कर दें तो आपको 8 भी मिल जाता है। तो देखें यहाँ पर आपका ये स्टेप नंबर 4 भी क्लियर हो गया। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, 4p² वैसे का वैसे ही आएगा। इस वाले स्टेप से चीज़ों को लिखेंगे, पहले +6 है, साथ यही लेटर p आएगा, फिर +2 है, उसके साथ भी यही लेटर p आएगा, और एट दी एंड आपके पास +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आपने पेयर वाइज कॉमन निकालना है। इन दो टर्म में देखें 4 और 6 भी मौजूद हैं। 4 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है, तो 2 कॉमन आएगा। p² और p में छोटी पार्ट p⁻1, ये वाले p इस वाले p पर है, इसको आप कॉमन पे लिखेंगे, तो बाकी जो चीज़ इसके अलावा बच जाएगी उसको लिखेंगे। अब 4p² में से क्या बचेगा ब्रैकेट्स के इनसाइड, 4 एक नंबर है, उसके लिए जो बाहर आपने नंबर कॉमन लिया होगा उसका टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,
पी स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा पी था, एक पी बाहर आ चुका है तो पी रेस्ट टू पावर 1 सॉरी अंदर रहेगा। प्लस का साइन 6 के लिए भी 2 का टेबल पढ़े हैं, 2 3 टाइम्स 6, ये जो पी रेस्ट टू पावर 1 है ये सेम टू सेम बाहर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है और ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों 2p प्लस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है 1 लिखेंगे। ब्रैकेट्स जब भी पॉजिटिव 1 बाहर कॉमन हो अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, यानी 2p प्लस 3 को आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे। जो चीज़ सेम आ रही है उसको कॉमन के तौर पर एक दफ़ा लिखेंगे, यानी 2 प्लस 3 दोनों में सेम है तो ये हम एक दफ़ा लिखेंगे, और जो चीज़ बच गया उसको भी ब्रैकेट्स में मिलाकर लिख देंगे, यानी 2p और प्लस 1 बच गया, इसको हम यहाँ पर एक दफ़ा लिख देंगे। इसी आंसर को आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप 2p प्लस 1 को पहले लिख देंगे और 2p प्लस 3 को बाद में लिख देंगे, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। आपने अपने एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर सी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी में भी आपको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। इसके मिड टर्म ब्रेक करने के लिए, इसको यानी फैक्टराइज करने के लिए पहले आपने देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जो वेरिएबल के ऊपर पार बड़ी है उसको बिल्कुल पहले लिखा होना चाहिए, उस पूरी टर्म को जिसमें वेरिएबल वो वाला आ रहा है जिसके ऊपर पार बड़ी है वो यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है। उसके बाद छोटी पार यानी क्यू रेज़ टू पावर 1 वो बाद में लिखी हुई है, और बिल्कुल एंड पे कॉन्स्टेंट लिखा होना चाहिए, वो बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है। तो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ें मौजूद हैं। अब आपने देखना है कि क्या इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो इन तीनों टर्म्स में कुछ भी आपके पास कॉमन के तौर पे मौजूद नहीं है। तो अब आपको थर्ड स्टेप करना है, वो ये है कि जो आपके पास पहली टर्म है उसमें जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है 6, उसको लास्ट में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे जो 6 है इसको आप पॉजिटिव 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, वो होता है 72। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने देखना है कि कोई ऐसे दो नंबर्स आपको मिल जाएं जिनको मल्टीप्लाई करके यही 72 आपको मिल सके, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले जो कि -17q है। इसमें q को इग्नोर करेंगे, यानी -17 जस्ट आपको मिले। साइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन हुआ तो आपने लाजमी इसको यहाँ पे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अब आपने देखना है कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 72 आता है। तो जो बेस्ट फिट होंगे इन दोनों आप कह लें स्टेप्स के अंदर, 4 के जो दोनों ये नीचे ऊपर नीचे स्टेप्स हैं उसी को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हम जानते हैं कि 8 9 टाइम्स भी 72 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 9 टाइम्स 72 कर लूँ तो मेरा पहला स्टेप तो क्लियर हो जाता है, लेकिन 8 में 9 ऐड करके 17 नहीं, -17 नहीं मिलता बल्कि +17 मिलता है। इसका मतलब पहला स्टेप क्लियर है, लेकिन दूसरे स्टेप में साइन का इशू आ रहा है। जब भी साइन का इशू आएगा आपने ये देखना है कि आपके मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन था। तो मिड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, तो आपने यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इन दोनों नंबर्स में से उसके पीछे नेगेटिव का साइन लगा देना है। जैसे 8 और 9 में से 9 बड़ा है तो इसके पीछे आप नेगेटिव का साइन इस तरीके से लगा दें और दोबारा से आप चेक करें। तो अब हम यहाँ पे देखें 8 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है हमें -72 मिलने वाला है, 72 मिलने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर हमारे लिए अभी 72 का भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसके भी साइन का इशू आ रहा है। तो जब आपके पास दोबारा से साइन का इशू आएगा तो फिर आपने जिस नंबर का साइन चेंज नहीं किया होगा उसका चेंज कर देना है। जैसे हमने 8 का साइन चेंज नहीं किया था, अगर ये प्लस है इसको माइनस बना कर देख लें, ये माइनस है इसको प्लस बनाकर देख लें। तो ये प्लस का है, इसको मैं माइनस बनाकर देखता हूँ। अब आप चीज़ों को देखें कि अगर हम -8 को -9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +72 ही आता है, और अगर आप -8 में ऐड कर दें -9 तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -8 वैसे का वैसे ही, और ये प्लस माइनस माइनस, और -8 -9 कितना होता है, ये होता है -17। तो देखें आपका ये वाला स्टेप भी क्लियर हो जाता है, यानी आपको दो नंबर्स मिल गए, एक -8 और एक -9, जिनको मल्टीप्लाई करके 72 भी बनता है और जिनको ऐड करने के बाद -17 यानी आपकी मिड टर्म भी बन जाती है। तो अब आपने इसको यहाँ पे लिख देना है। तो पहली टर्म वैसे उतारेंगे 6q², इस वाले स्टेप से तमाम चीज़ों को लिखा करेंगे। यहाँ पे -8 है तो पहले -8 आएगा, साथ ही q आएगा, हमेशा जो बीच में लेटर होगा वो यहाँ पर आएगा। आगे ये प्लस और माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, आपने ये वाले ही नंबर का साइन लिखना है। तो यहाँ पे आएगा -9 और यहाँ पे आ जाएगा q और आगे +12 वैसे का वैसा ही। अब आप इनमें से पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे। इन दो में आप देखें तो 6 और 8 में 2 कॉमन है, 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। q² और q में से आप जानते हैं वो वाला वेरिएबल जिस पे छोटी पार है उसको कॉमन के तौर पे लिखते हैं, तो q कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस 6 की जगह पे 2 3 टाइम्स 6 होता है तो 3 आएगा। q² में से एक q बाहर आ चुका है तो q रेज़ टू पावर 1 इनसाइड आएगा। माइनस का साइन वैसे ही, 8 के लिए 2 का टेबल पड़े, 2 4 टाइम्स 8, यहाँ पर 4 आएगा। और जो चीज़ सेम टू सेम बाहर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, q रेज़ टू पावर 1 बाहर लिखा हुआ है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस का साइन, इधर देखिए 9 और 12 आ रहा है। इन दो टर्म्स में 9 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 होता है, तो 3 कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब 9q में 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स 9 होता है, यहाँ पे 3 आएगा। q बाहर कॉमन नहीं है, इसको लिखेंगे। और याद रखिएगा जब भी इस तरह आप कॉमन निकाल रहे हो, ब्रैकेट्स लगा रहे हो और बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर साइन हमेशा चेंज होता है। तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, इस वाले माइनस की
जैसे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 3 4 टाइम्स 12 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो दोनों ब्रैकेट में सेम एक्सप्रेशंस आनी चाहिए जो कि आ चुकी हैं। तो जब सेम एक्सप्रेशंस आ जाएं इनको आप एक दफ़ा लिख दें, यानी 3q - 4 को एक दफ़ा लिखेंगे, ये जो चीज़ बाकी बच जाएगी उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे, ये 2q और -3 बाकी बच गया, इसको अगली ब्रैकेट्स में हम एक दफ़ा लिख देंगे 2q - 3। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2q - 3 को पहले लिख दें और 3q - 4 को बाद में लिख दें, इससे भी आपके क्वेश्चन में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में आपके पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जो वेरिएबल पे बड़ी पावर है वो पहले लिखी हुई है, उसके बाद उससे छोटी पावर और एंड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। कॉमन इनमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये स्टेप भी क्लियर हो गया। तो थर्ड स्टेप अब आपको करना पड़ेगा, वो आपको पता है कि जो आपके पास पहली टर्म है उसमें जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है 4, उसको आखिरी लिखे हुए नंबर के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो आखिरी में 3 लिखा हुआ है, तो 4 × 3 करेंगे, 4 × 3 होता है आपके पास 12। तो अब आपने फोर्थ स्टेप में ये देखना है कि कोई दो नंबर्स ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता हो, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिलती हो। मिड टर्म -7 आ रहा है, आर को इग्नोर कर दें, जस्ट -7 मिलता हो। तो ये अब आपने यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है कि 4 3 टाइम्स होता है 12, तो अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है। लेकिन 4 में अगर 3 ऐड करें तो हमारे पास 7 बनता है, -7 नहीं बनता, यानी साइन का इशू आ रहा है। तो जब भी साइन का इशू आएगा, आप देखिए मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, आपके मिड टर्म के पीछे नेगेटिव का साइन है। तो जो दो नंबर्स आपने यहाँ पे चूज़ किए होंगे उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। जैसे ये 4 सबसे बड़ा है, इसके पीछे आप नेगेटिव का साइन लगा दें और अब दोबारा से चेक करें। तो अब आप देखिए -4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से अब -12 आएगा, 12 भी नहीं आ रहा, यानी यहाँ से फिर दोबारा साइन का इशू आ रहा है। तो जब दोबारा से साइन का इशू आएगा तो जिस नंबर का साइन चेंज नहीं किया होगा उसका भी साइन चेंज कर दीजिएगा। आपने 3 का साइन नहीं चेंज किया था, ये प्लस है, तो इसको आप क्या बना दें, माइनस बना दें। अब आप देखिए -4 को -3 से मल्टीप्लाई करने से +12 भी आता है, और अगर हम -4 में ऐड कर दें -3 तो -4 + -3 होता है -7। तो यानी हमने दोनों स्टेप्स क्लियर कर लिए। तो अब हमें ये नंबर्स मिल चुके हैं। अब आप 4r² को वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये पहली टर्म आएगी जो कि -4 है, आगे r वैसे ही, और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस ही होता है, यानी माइनस ही लिखेंगे। वैसे भी आपने इस इधर वाले साइन को यूज़ करना है, जो नंबर के साथ इधर साइन लिखा होगा जो कि है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -3r। दोनों के साथ r जरूर आएगा जो मिड टर्म में लेटर होता है। आगे एंड पे जो कांस्टेंट है +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे, आपको चीज़ें आती हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो आपके पास 4 तो क्या आ जाएगा बाहर, कॉमन। तो ये 4 तो आपके पास क्या आ गया, कॉमन, क्योंकि दोनों में 4 आ रहा है, सेम चीज़ बाहर कॉमन आ जाती है। r² और r में से r के ऊपर छोटी पावर 1 है, तो इसको हम कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। आगे ब्रैकेट्स, 4r² में से 4 बाहर आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ सेम बाहर हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। r² में से एक r बाहर आया, एक नहीं आया, तो r⁻1 अंदर आएगा। आगे माइनस का साइन, इधर देखें 4 भी बाहर मौजूद है, r भी सेम टू सेम बाहर मौजूद है। जब पूरी टर्म सेम टू सेम बाहर हो तो उसकी जगह पे फिर आपको 1 लिखना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। आगे आप इधर चलें तो ये माइनस का साइन है, दोनों में देखें 3 सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो 3 कॉमन आएगा ही आएगा। आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है, तो 3r में से 3 बाहर कॉमन है, सेम टू सेम मौजूद है, r नहीं मौजूद, तो r को लिखेंगे। जब भी बाहर नेगेटिव का साइन होगा, इस तरह ब्रैकेट्स लगा रहे होंगे या कॉमन ले रहे होंगे, अंदर साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। और इधर भी देखिए 3 सेम टू सेम बाहर मौजूद है, तो 3 1 टाइम्स ही 3 होता है। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, और यूँ भी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी टर्म बाहर मौजूद है, तो इधर कोई भी टर्म नहीं बचेगी, इसका मतलब इधर 1 बचेगा। तो इधर हमेशा आपने 1 ही लिखना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब आपके पास जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन सेम आ रही है इसको एक दफ़ा लिख लें, यानी r-1 को एक दफ़ा, और जो इसके अलावा बची हुई है इसको भी ब्रैकेट्स में कंबाइन करके लिख दें, यानी 4r और ये वाला -3। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 4r-3 को पहले लिख लें और r-1 को आप बाद में लिख लें। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम यहाँ पर पार्ट नंबर ई स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर ई में आपके पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मिड टर्म ब्रेक करनी है फैक्टराइज करने के लिए, तो आप पहले देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। जिस वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर है वो पहले में है, उसके बाद उससे छोटी पावर वाला, और एंड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनमें कुछ भी देखें कॉमन आ रहा है कि नहीं कॉमन आ रहा। तो 8 2 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई नंबर मौजूद नहीं है, और इसके अलावा इनमें कोई भी सेम वेरिएबल लेटर तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद नहीं है, यानी इनमें किसी भी किस्म का कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब आप थर्ड स्टेप देखेंगे, उसके लिए आपको जो पहली टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको लास्ट में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इधर 8 लिखा हुआ है, लास्ट में -15 है, तो 8 को आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा -15 के साथ।
तो आप जानते हैं तो ये पॉजिटिव 8 है, वो नेगेटिव 15 है, प्लस माइनस तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 8 15 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 120, तो आपको मिल गया 120। अब आपने फोर्थ स्टेप करना है। फोर्थ स्टेप में आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 120 आता हो, और वही दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिलती हो जो कि पॉजिटिव 2s है, जिसमें s को इग्नोर कर दें तो जस्ट पॉजिटिव 2 है। तो अब ये बहुत आसान है, आपको पता है 12 10 टाइम्स कितना होता है 120, तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूँ और यहाँ पे 10 लिख दूँ तो 120 तो बन जाता है। जस्ट साइन का इशू आता है क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो साइन के इशू के लिए मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले अपने मिड टर्म को देखेंगे, मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, तो जो साइन है वहाँ पर होगा वो यहाँ पर जो दो सबसे बड़े नंबर होंगे, दो नंबर में सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वही साइन लगा देंगे। तो 2s के पीछे प्लस का है, तो 12 और 10 में 12 बड़ा है तो 12 के पीछे प्लस का साइन होना चाहिए, वो पहले से ही लगा हुआ है, यानी इस साइन को लगाने के बाद भी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब आपका साइन का इशू अभी भी रिजॉल्व ना हो तो फिर जो दूसरा नंबर होगा, यानी अभी तो हमने 12 का साइन प्लस किया है ना, जो कि पहले भी प्लस था लेकिन हमने इसी को कंसीडर कर रहे थे, तो जो दूसरा नंबर होगा इसके अलावा उसका अब आपने साइन चेंज करके देखना अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो। तो अभी हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो तो 10 का साइन क्या कर देंगे, चेंज, यानी प्लस है तो उसको क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे, माइनस होता तो प्लस बना देते। अब आप देखिए पॉजिटिव 12 को नेगेटिव 10 से मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव 120 आता है, और अगर आप 12 में ऐड करवा दें नेगेटिव 10 तो आपको 2 ही मिलता है। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं कि 12 प्लस माइनस 10 कितना होता है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस यानी 10, 12 माइनस 10 कितना होता है, वो होता है 2, यानी आपके दोनों स्टेप्स ये वेरीफाई हो गए। तो अब आपने बस टर्म्स को लिखना है, तो यहाँ पे पहली टर्म है 8s², इसको वैसे ही लिखें, यहाँ से आप चीज़ों को लिखेंगे, ये प्लस 12 है तो प्लस 12, इसके साथ यही वेरिएबल जो लेटर आएगा जो सेंटर में होता है आपके टर्म के साथ वो s है तो s आएगा, आगे दूसरा नंबर ये वाला लिखेंगे जो नेगेटिव 10 है, इसके साथ भी s आएगा, और लास्ट वाला कांस्टेंट नेगेटिव 15 आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आप पेयर वाइज कॉमन निकालें, इन दो में देखें क्या कॉमन है, 8 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4, s² और s⁻1 में s⁻1 कॉमन आएगा क्योंकि इसके ऊपर छोटी पावर है इसके ऊपर, तो यहाँ पे s⁻1 कॉमन आ गया, आगे ब्रैकेट्स। अब आपको 8s² में से जो चीज़ बची है अंदर लिखनी है, तो 8 के लिए आपको 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 4 कॉमन है, तो 4 2 टाइम्स 8 होता है, यहाँ पे 2 आएगा। s² आप देखें इसका मतलब है 2 दफ़ा s, इधर एक s है तो एक s बच जाएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे, आगे प्लस का साइन। 12 के लिए भी 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 3 टाइम्स 12 होता है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और ये जो s⁻1 है ये सेम टू सेम बाहर मौजूद है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे माइनस का साइन, 10 और 15 में देखें सबसे बड़ा नंबर जो है आपके पास 5 है, जो 10 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 5 कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट्स लगा देंगे। 10s में से 5 का टेबल पढ़ने की वजह से 5 2 टाइम्स 10 होगा, यहाँ पे 2 आएगा, s बाहर है ही नहीं तो इसको लिखेंगे, और ये जो माइनस है ये प्लस में बदल जाएगा क्योंकि जब भी बाहर नेगेटिव का साइन होगा इस तरह ब्रैकेट्स लगा रहे होंगे या कॉमन ले रहे होंगे तो इस नेगेटिव की वजह से अंदर साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब 5 का टेबल पढ़ें, 15 कहाँ पे आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 3, तो ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन सेम आएंगी उसको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी 2s + 3 को एक दफ़ा लिख लेंगे, इसको भी एक तरह का कॉमन निकालना ही कहते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी 4s और -5 इनको भी ब्रैकेट्स में कंबाइन करके ज्वाइन करके आप कह लें एक दफ़ा इस तरह लिख लेंगे। अब आप ये आपका आंसर आ गया, आपने इस एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। अब आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, यानी 4s - 5 को पहले लिख लें और 2s + 3 को इसके बाद लिख लें। तो ये आपने बेसिकली अपने ई पार्ट को फैक्टराइज कर लिया। तो ये हमारा ई पार्ट हो गया। अब चलते हैं इनके बाकी पार्ट्स की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी मेंशन नज़र आ रहा है। पार्ट नंबर एफ मैंने जो है स्किप किया है, ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, बहुत इजी है। जिस तरह ई पार्ट किया है बिल्कुल वैसे ही एफ पार्ट करना है, कोई भी नए रूल्स नहीं है। तो होप सो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। तो पार्ट नंबर जी को हम जल्दी से कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन ये एक जैसा ही हैं, आपने एक ही स्टेप्स बार बार फॉलो करने हैं और आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो पार्ट नंबर जी में हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अगेन इस पर वही सारे चेक्स अप्लाई करेंगे जो पिछले पार्ट्स पे करते आ रहे हैं। मिड टर्म ब्रेक करनी है जिसके लिए हमें चाहिए क्यों है, ताकि हम इसको फैक्टराइज कर पाएँ। तो आप देखें पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई एक्सप्रेशन के नहीं, तो ये लिखी हुई है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल आ रहा है उसके ऊपर जो सबसे बड़ी पावर है वो पहले में है, उससे छोटी पावर बाद में है और बिल्कुल एंड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इधर 4, 8 और 21 में भी कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी सेम वेरिएबल लेटर्स तीनों टर्म्स में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इनमें कॉमन भी नहीं है, आपको कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब थर्ड स्टेप करेंगे, उसके लिए जो पहली टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट है 4, उसको आखिरी में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ जो कि -21 है, हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं -21 के साथ, ये +4 है वो -21 है,
प्लस माइनस माइनस होता है, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 84। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही नंबर यानी नेगेटिव 84 आता हो, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप प्लस करें तो आपको मिड टर्म मिलती हो जो कि क्या है नेगेटिव 8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेगेटिव 8। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स हैं 14 और 6। 84 6 के टेबल में आता है 6 14 टाइम्स, और यूँ भी कह सकते हैं 84 14 के टेबल में आता है 14 6 टाइम्स। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 14 लिख रहा हूँ कि 14 6 टाइम्स कितना होता है 84। तो अब आप ये नोटिस करें कि क्या 14 6 टाइम्स 84 होता है तो आपको 84 ही चाहिए था, नहीं, हमें तो नेगेटिव 84 चाहिए था। 14 6 टाइम्स तो पॉजिटिव 84 होता है, इसका मतलब साइन का इशू आ रहा है। उसके लिए मैंने आपको तरीका समझाया है। आप मिड टर्म के पीछे देखिए कौन सा साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो ये जो दो नंबर्स लिखे होंगे इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वही साइन लगा दीजिएगा जो मिड टर्म वाला था। तो मिड टर्म के पीछे नेगेटिव था, 14 और 6 में 14 बड़ा है, इसके पीछे आप 14 के पीछे आप क्या लगा देंगे, बड़े नंबर के पीछे नेगेटिव साइन। अब आप दोबारा चेक करें तो देखिए नेगेटिव 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, और 14 6 टाइम्स 84 ही होता है, यानी पहला स्टेप क्लियर हो गया। और अगर आप माइनस 14 में 6 ऐड कर दें तो नेगेटिव 80 आता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 6 माइनस करें 8 होता है, और साइन बड़ी टर्म का यानी 14 का तो उसके पीछे माइनस था तो माइनस 8 ही बनेगा। इसका मतलब हमें ये नंबर्स मिल गए। अब आप यहाँ पर 4u स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे। ये है नेगेटिव 14, इसके साथ यही वेरिएबल आएगा जो मिड टर्म के साथ है यानी u। आगे आपके पास ये वाला नंबर आएगा 6 है, इसके पीछे कोई साइन नहीं यानी पॉजिटिव लेंगे यानी पॉजिटिव 6u, और लास्ट वाला हो जाएगा नेगेटिव 21 कांस्टेंट। वैसे ही कॉमन आपको निकालना आता है। इन दो टर्म्स में आप देखें 4 और 14 लिखा हुआ है, 4 और 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। u स्क्वायर इधर भी है, इधर भी u है, तो इधर u के पावर 1 है, तो छोटी पावर वाली हम वेरिएबल को हमेशा कॉमन के तौर पर लिखते हैं। तो u रेज़ टू पावर 1 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो 4 के लिए 4u स्क्वायर में से क्या बचेगा इनसाइड लिखने के लिए, तो 4 के लिए बाहर 2 लिखा हुआ था, 2 का टेबल पढ़ें, 2 2 टाइम्स 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। u स्क्वायर में से एक u बाहर आ चुका है, एक बचेगा, तो u रेज़ टू पावर 1 अंदर लिख दें। माइनस का साइन 14 आ गया, 14 के लिए फिर से 2 का टेबल पढ़ें, 2 7 टाइम्स 14 होता है। और ये जो u आपके पास लिखा हुआ है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर लिखी हो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको छोड़ दें और ब्रैकेट क्या कर दें, क्लोज कर दें। आगे चलें, प्लस का साइन है यहाँ पर 6 और 21 में देखें तो आप जानते हैं कि 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 21 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 3 कॉमन आएगा। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट्स लगाएं। 6u में से 6 के लिए 3 का टेबल पढ़ें, 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 2 आ गया, और ये वाला u बाहर कॉमन के तौर पे नहीं आ रहा था तो इसको तो इनसाइड लिखना पड़ेगा। आगे माइनस का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव है, माइनस होता तो अंदर साइन चेंज होता। 21 के लिए 3 का टेबल पढ़ें, 3 7 टाइम्स 21 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन आ रही है वो सेम होनी चाहिए, उसको एक दफ़ा लिखें जो कि है 2u माइनस 7, और ब्रैकेट्स के बाहर जो चीज़ें उनको ज्वाइन करके लिखें। यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाहर 2u है और ये +3 है, तो ये हम लिख देंगे 2u + 3 और ब्रैकेट क्लोज। तो हमने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि आप 2u + 3 को पहले लिख लें और 2u - 7 को बाद में लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो ये हो गया जी पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एच लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो अगेन मिड टर्म ब्रेक के लिए हमें तमाम नीचे जो हमने स्टेप्स बनाए हुए हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा, इनको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें जो वेरिएबल आ रहा है वो w है, तो w के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 2 थी, वो वाली टर्म जिसमें w रेज़ टू पावर 2 था वो पहले आना चाहिए था। तो यहाँ पे देखें वो टर्म पहली लिखी हुई है जिसमें w स्क्वायर है। उसके बाद w रेज़ टू पावर 2 से छोटी पावर बनती है w रेज़ टू पावर 1, वो बाद में लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। और एंड पे कॉन्स्टेंट होना चाहिए था, तो एंड पे कांस्टेंट ही लिखा हुआ है, यानी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। इन तीनों टर्म्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप में जो पहले आपके पास टर्म है उसमें जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको आखिरी लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डब्ल्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 18 है, तो 18 को आपने -39 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 18 मल्टीप्लाई बाय -39। अब देखें ये 18 पॉजिटिव है और 39 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 18 को जब आप 39 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 702। अब आगे आपने क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर यानी -702 ही आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। तो ऐड करने से मिड टर्म मिलनी चाहिए, तो मिड टर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -w। अब w के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर कुछ ना लिखा हो आपके इधर वेरिएबल के साथ तो आपने 1 ही कंसीडर करना है, यानी -1 आना चाहिए। ये चीज़ आपने समझ लेनी है। अब देखिए ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 702 आता हो, पहले तो आपको ये देखना है, साइन तो हम बाद में मैनेज कर लेंगे। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे आपको आसानी मिलेगी। 702 एक बड़ा नंबर है, तो आपने भी ज़रा हायर नंबर्स को पहले
ट्राई करना है, लाइक 12, 14, 13, 17 इस तरह, ताकि आपके लिए आसानी मिले। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि 27 को 26 से मल्टीप्लाई करें तो 702 आता है। ठीक है, अब देखें 27 मल्टीप्लाई बाय 26 702 तो बनता है, लेकिन नेगेटिव 702 नहीं बनता, साइन का इशू है। तो साइन के लिए आप मिड टर्म के पीछे देखिए नेगेटिव का साइन है, तो जैसा आपको मैंने बताया हुआ है कि आपके पास जो यहाँ पे बड़े नंबर्स होंगे उनमें से जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वो साइन लगा दीजिएगा जो आपके मिड टर्म के पीछे है। तो मिड टर्म के पीछे नेगेटिव है तो 27 यहाँ पे बड़ा है, इसके पीछे आप नेगेटिव साइन लगा दें और आप चीज़ों को चेक करें कि क्या चीज़ें मैनेज होती हैं। तो अब आप देखिए नेगेटिव 27 को पॉजिटिव 26 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, और 26 टाइम्स कितना होता है 702। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये चीज़ मैनेज हो गई। और अगर आप नेगेटिव 27 में 26 को ऐड करते हैं तो आपको आंसर में नेगेटिव 1 ही मिलता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 27 में से 26 माइनस करेंगे तो आपको नेगेटिव 1 ही मिलेगा, क्योंकि साइन बड़ी वाली टर्म का आना था, 27 बड़ा है उसके पीछे नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव 1 ही मिलेगा। तो इस तरह आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। वैसे भी जब बीच में 1 बनाना हो तो काफ़ी हद तक ऐसे ही नंबर्स आपको अक्सर देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक 27 है तो उधर एक कम 26 है, तो इस चीज़ से भी आप चीज़ों को गैस कर सकते हैं कि आपको कोई ऐसे नंबर्स मिलने चाहिए जो कि कुछ इस सिनेरियो को के लिहाज से हों। अब आपने सिर्फ पहली टर्म को वैसे का वैसे ही लिख लेना है, जो कि 8w²। उसके बाद चीज़ें यहाँ से लिखनी है, ये नेगेटिव 27 है तो आप लिखेंगे नेगेटिव 27, बीच में जो लेटर w है वो यहाँ पर वैसे ही आएगा हर किसी के साथ, और यहाँ पे अगला टर्म 26 है उसके साथ कोई साइन नहीं, यानी प्लस ही का है तो प्लस 26, और इसके साथ भी w आएगा, और आखिरी वाला नेगेटिव 39 वैसे का वैसे ही। अब जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे 18 और 27 लिखा हुआ है। आप जानते हैं 18 और 27 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 9 होता है, तो यहाँ पे आएगा 9। w² और w में से w⁻1 जो छोटी पावर वाली टर्म है, छोटी पावर वाला वेरिएबल है, उसी को कॉमन लिखेंगे, यानी w⁻1 को आगे ब्रैकेट्स लिखेंगे। तो 18 के लिए 9 का टेबल पढ़े, 9 2 टाइम्स 18 होता है, तो यहाँ पे 2, w² में से एक w बाहर है तो एक बचेगा, यहाँ पे w आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही। 27 के लिए 9 का टेबल पढ़े, 9 3 टाइम्स 27, w⁻1 पहले से बाहर लिखा हुआ है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। आगे प्लस का साइन, यहाँ पे अब देखें आपके पास 26 और 39 लिखा हुआ है। 26 और 39 को सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करता है वो 13 होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13, आगे ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है। तो 26 के लिए 13 का टेबल पढ़ें, 13 2 टाइम्स 26, w साथ वैसे का वैसे ही क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहा, माइनस का साइन वैसे का वैसा ही। 13 के टेबल में 39 3 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आपकी ब्रैकेट्स में लिखी हुई एक्सप्रेशन लाजमी सेम आनी चाहिए, ये मैं आपको चीज़ें बताता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सेम चीज़ आ रही है इसको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी 2w + 3 एक दफ़ा, और इसके अलावा जो चीज़ है 9w और प्लस 13 इसको भी ब्रैकेट्स में आप इस तरह ज्वाइन करके एक दफ़ा लिख देंगे। तो ये आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। इनको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं कि आप 9w + 13 को पहले लिख लें और 2w - 3 को बाद में लिख लें, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तमाम के तमाम पार्ट फिनिश हुए। मैंने सिर्फ एक पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया है, होप सो आप ये चीज़ें खुद से कर लेंगे। बाकी कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वीडियो में करवा दूं, क्योंकि वीडियो अभी भी 30 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है। तो होप सो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।